हमारे सभी व्यूवर्स को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल थ्राइव माइंडसेट कम्युनिटी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुख यानी हैप्पीनेस के वास्तविक सार, सिद्धांतों और खुशी से जुड़ी अवधारणाओं, शोध निष्कर्षों और उन कारकों का पता लगाएंगे जो खुशी की हमारी खोज में बाधा बन सकते हैं। आइए सुख से आपका परिचय कराते हैं। सुख है क्या? क्या मुस्कुराना और हंसना सुख है? तो मेरा उत्तर है हाँ, यह भी सुख का एक अंश है, क्योंकि हम ऐसी भावनाओं को खुशी नामक शब्द से जोड़ते हैं जो हमें हंसी, मुस्कुराहट और खुशी देती है। हालांकि ये एक ऐसी भावना है जिसको पाने की उम्मीद हम सभी करते हैं, लेकिन इसे बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सुख या हैप्पीनेस एक अनंत, सनातन और सभी मनुष्य के द्वारा खोजी जाने वाली एक जटिल और बहुआयामी भावना है जो मानव अनुभव में एक विशेष स्थान रखती है। लेकिन वास्तव में सुख क्या है और लोग इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? इस वीडियो में हम सुख की अवधारणा, उसके महत्व और इसके अंदर के मनोवैज्ञानिक मुद्दों का पता लगाएंगे। हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि मनोवैज्ञानिक इस रहस्यमय भावना के बारे में क्या कहते हैं। आइए हैप्पीनेस के बारे में जानते हैं। हैप्पीनेस यानी सुख को अक्सर धन दौलत, आत्मसंतुष्टि या खुशी के रूप में समझा जाता रहा है, लेकिन ये गर्मजोशी भरा एहसास है जिसमें हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और खुशी से जीवन को संजोते हैं। लेकिन यह समझना भी ज़रूरी है कि सुख सभी के लिए एक ही तरह की भावना नहीं है। खुशी का अनुभव हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से हो सकता है। कुछ लोगों में यह आंतरिक रूप से इम्पोर्टेंट होता है तो कुछ लोगों में बाहरी रूप से, और बहुत से लोगों में खुशी अंदर और बाहर दोनों रूप से महत्वपूर्ण होता है। सुख की तलाश मानव स्वभाव में गहराई से समाई हुई है। यह हमें पूर्णता तलाशने या किसी उपलब्धि को हासिल करने, लक्ष्य निर्धारित करने या दूसरों से जुड़ने के लिए प्रेरित करती आई है। अध्ययनों से तो यहाँ तक पता चला है कि सुखी व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उनके रिश्ते मजबूत होते हैं और वे लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आइए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों के कुछ सिद्धांत और रिसर्चों के साथ हैप्पीनेस के मनोवैज्ञानिक आयामों पर चर्चा करें। हालांकि हैप्पीनेस वांछनीय यानी डिज़ायरेबल भावना है, लेकिन इसे बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता। कई मानसिक भावनाएं किसी भी मनुष्य के खुश रहने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। आज हम फेमस साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिए गए विभिन्न सिद्धांतों की मदद से खुशी को समझेंगे। इन सिद्धांतों में आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, फ्लो थ्योरी, हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी आदि थ्योरी सुख को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इनको आज हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पर बात करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार लोगों की 3 बुनियादी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें हैं, जिसमें सबसे पहले है ऑटोनोमी, जिसको हिंदी में स्वायत्तता भी कहते हैं। दूसरा होता है क्षमता या योग्यता। तीसरा होता है रिलेटेडनेस यानी संबंधिता। इन तीनों ज़रूरतों के संतुष्ट होने पर ही हम कल्याण और सुख की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस सिद्धांत को और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो एडवर्ड एल डेसी और रिचर्ड एम रायन द्वारा लिखी किताब सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स इन मोटिवेशन, डेवलपमेंट एंड वेलनेस में पढ़ सकते हैं। अगर आप इस थ्योरी को अभी तक सही से नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, चलिए इसमें कुछ उदाहरणों की मदद से हम समझते हैं। जैसे कि हर साल करीब 15 लाख छात्र यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही इस परीक्षा में पास हो पाते हैं। क्या आपने सोचा है क्यों? क्योंकि सफल होने वाले लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन के हर पहलू पर ध्यान देते हैं और उसके हर पहलू को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई और आत्मनियंत्रण के साथ सख्त दिनचर्या का पालन भी किया और अपने प्रयासों को पहले से नियोजित दिशाओं, योग्यता और संबंधिता में व्यवस्थित किया। मतलब उन्होंने सेल्फ ऑटोनोमी को पूरी तरह से यूज़ किया। इस परीक्षा को पास करने के लिए एक विशेष योग्यता के स्तर की ज़रूरत होती है जो अभ्यर्थियों के लक्ष्य को संभव बनाती है। तो उन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्षमता भी अर्जित की। लेकिन जब तक अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई और योजनाओं को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से नहीं जोड़ पाते, वे सफल नहीं हो पाते। तो उन्होंने अंत में संबंधिता यानी रिलेटेडनेस का भी इस्तेमाल किया। दूसरे उदाहरण में अपने आप को रख कर देखिए। जब आप स्टूडेंट थे या अगर आप अब भी हो, तो
तो आप जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं उस विषय में आप अच्छे और पारंगत हो जाते हैं। आप ऐसा सिर्फ बाहरी पुरस्कार या दबाव के कारण नहीं कर पाते, बल्कि आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है। हम इस थ्योरी को कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के कार्यस्थलों की कार्यप्रणाली को देखकर भी समझ सकते हैं कि किस तरह ऑटोनॉमी कर्मचारियों के जीवन पर प्रभाव डालती हैं। जो कंपनियां स्वायत्तता या ऑटोनॉमी को बढ़ावा देती हैं, वहां कर्मचारियों का अपने काम पर नियंत्रण होता है। इसी वजह से उनको नौकरी करने में संतुष्टि का अनुभव होता है और इसी वजह से उनकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए गूगल कंपनी अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक निश्चित मात्रा में खाली समय देती है। अब बात करते हैं फ्लो थ्योरी यानी प्रवाह के सिद्धांत की। फ्लो थ्योरी बताती है कि जब लोग पूरी तरह से फोकस या मगन हो जाते हैं और किसी चुनौतीपूर्ण गतिविधि में लगे होते हैं, तब उन्हें गहरे सुख या संतुष्टि का अनुभव होता है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध हंगेरियन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्स-सेंट-मिहाली द्वारा दिया गया है। मिहाली के अनुसार फ्लो एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को किसी गतिविधि में पूरी तरह से लीन होने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए फ्लो के समय निम्नलिखित विशेषताओं जैसे कि सचेतना या जागृत होना, परिश्रमशील होना, संकीर्ण धारणा का होना और आंतरिक पुरस्कार या इंट्रिंसिक रिवॉर्ड की जरूरत होती है। प्रवाह को हम इन उदाहरणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे किताब पढ़ना, पेंटिंग करना आदि में भी प्रवाह की जरूरत होती है। कुछ करते समय दोपहर का भोजन या रात का खाना भूल जाना या टेलीविज़न में इतना खो जाना, ड्राइविंग करना, फ्लाइट को उड़ाना, किताब लिखना और भाषण देना आदि भी प्रवाह के अच्छे सूचक हैं। आमतौर पर सुखमय जीवन जीने के लिए खुशी के एक निर्धारित बिंदु का होना अनिवार्य है, जिससे मनुष्य आमतौर पर अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बावजूद अपने पूरे जीवन में खुशी का एक निरंतर स्तर बनाए रखता है। यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। हम प्रवाह के सिद्धांतों को कई अलग अलग क्षेत्रों में उपयोगी होते देख सकते हैं, जैसे कि खेलों में। जब एक एथलीट प्रवाह की स्थिति का अनुभव करते हैं, वे खेल में पूरी तरह से डूबे होते हैं, उनका कौशल निखर जाता है और वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। वे अपने आप को भूल जाते हैं और खेल में पूरी तरह से खो जाते हैं। क्रिएटिव आर्ट्स के क्षेत्र में भी इसी तरह से देखने को मिलता है, जैसे कि संगीतकार अक्सर प्रवाह की स्थिति में होने की भावना का वर्णन करते हैं, जब वे कंफर्ट और क्रिएटिविटी के साथ संगीत की रचना या संगीत बजाने में गहराई से शामिल हो जाते हैं। विजुअल आर्ट में कलाकार चित्रकारों और मूर्तिकारों की तरह अपने काम में खुद को खो देते हैं। अपने परिवेश से बेखबर वे ऐसी कला बनाते हैं जो उनकी गहरी भावनाओं और विचारों को विजुअलाइज या प्रतिबिंबित करती हैं। अब जानते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी के बारे में। व्यवहारिक मनोविज्ञान अक्सर सुखद ट्रेडमिल की अवधारणा का उल्लेख करता है। यह अवधारणा बताती है कि लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को अपनाते हैं और खुशी के एक स्थित स्तर पर लौट आते हैं। इसलिए जब हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, तब भी उनसे मिलने वाली खुशी कुछ समय तक की ही होती है। इस सिद्धांत को सबसे पहले दार्शनिक जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद के रूप में प्रस्तावित किया था और बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसका अनुसरण किया। इसी सिद्धांत को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड ने भी अपनाया। हेडोनिक ट्रेडमिल, जिसे हेडोनिक अनुकूल के रूप में भी जाना जाता है, यह प्रमुख सकारात्मक या नकारात्मक घटनाओं या जीवन परिवर्तनों के बावजूद खुशी के पुराने स्तर पर लौटने की मनुष्य की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। इस मॉडल में अच्छी और बुरी घटनाएं अस्थायी रूप से सुख को प्रभावित करती हैं, लेकिन लोग जल्दी ही सुख में स्थिरता को अपना लेते हैं, जैसे कि शादी विवाह, माता पिता के लिए बच्चे का जन्म, किसी करीबी की मृत्यु आदि। इस सिद्धांत को और गहराई से समझने के लिए कुछ अन्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति लॉटरी में बड़ी रकम जीतते हैं, वे शुरू में अक्सर बहुत अधिक खुश हो जाते हैं और बहुत अधिक खुशी का अनुभव भी करते हैं, लेकिन समय के साथ वे अपनी नई आर्थिक स्थिति के अनुकूल हो जाते हैं और जीवन संतुष्टि के अपने पिछले स्तर पर लौट आते हैं। वहीं जो लोग दिवालियापन या रोजगार की हानि जैसी वित्तीय असफलताओं का सामना करते हैं, उन्हें शुरू में खुशी में कमी का अनुभव हो सकता है। हालांकि वे अक्सर अपनी नई परिस्थितियों के रूप में ढल जाते हैं
और कुछ हद तक अपने पिछले जीवन की संतुष्टि को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग पदोन्नति प्राप्त करते हैं या महत्वपूर्ण करियर के लक्ष्य तक पहुंचते हैं, उनकी खुशी में अस्थायी वृद्धि का अनुभव होता है और ऊंचे पदों से जुड़ी नई जिम्मेदारियों और दबावों को स्वीकार करते हैं और अंत में सुख के पुराने स्तर पर लौट आते हैं। ऐसे ही विवाह या शादी में जो जोड़े विवाह के बंधन में बंधते हैं, वे अक्सर आयोजन के उत्साह में नएपन के कारण खुशी में वृद्धि का अनुभव करते हैं। हालांकि समय के साथ वे वैवाहिक जीवन की दिनचर्या और चुनौतियों के हिसाब से ढल जाते हैं और खुशी के अपने पिछले स्तर पर लौट आते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की। मनोविज्ञान की यह शाखा जीवन के कल्याण और खुशी के विज्ञान पर केंद्रित है। यह क्षेत्र जीवन के प्रमुख घटकों के रूप में कृतज्ञता, आशावाद, लचीलेपन जैसे कारकों पर जोर देता है। मनोवैज्ञानिक अक्सर व्यक्तिगत कल्याण की अवधारणा के माध्यम से खुशी को मापते हैं, जिसमें जीवन संतुष्टि, सकारात्मक भावनाएं और उद्देश्य की भावना शामिल होती है। यह सिद्धांत किसी व्यक्ति के जीवन के समग्र या ओवरऑल मूल्यांकन पर जोर देता है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी शामिल होते हैं और जिसमें जीवन संतुष्टि भी शामिल है। इस क्षेत्र में शोध से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि लोगों को वास्तव में किस स्थिति या वस्तु में सुख का अनुभव होता है। अब उन कारकों की चर्चा करते हैं जो खुशी की राह में बाधाएं पैदा कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य खुशी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवसाद और चिंता जैसी परिस्थितियों में किसी की खुशियों और संतुष्टि का अनुभव करने की क्षमता में बाधा डाल सकती है। इन मुद्दों के प्रबंधन के लिए पेशेवर किसी प्रोफेशनल की मदद लेना जरूरी हो जाता है। सामाजिक तुलना खुशी से जुड़ा एक और मनोवैज्ञानिक मुद्दा है। 1954 में सामाजिक मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर द्वारा प्रस्तावित सामाजिक तुलना का सिद्धांत यह पता लगाता है कि व्यक्ति दूसरों के संबंध में अपनी क्षमताओं, राय और भावनाओं का मूल्यांकन कैसे करते हैं। लोग अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, जिससे कमी और ईर्ष्या की भावना पैदा होती है और यह उनकी खुशी को कम कर देती है। सामाजिक तुलना उन जटिल तरीकों पर प्रकाश डालती है जिनमें हम दूसरों के संबंध में अपना मूल्यांकन करते हैं। इन प्रक्रियाओं को पहचानने से आत्म मूल्यांकन, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, प्रेरणा और समय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिक सचेत दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव मिलता है। सामाजिक तुलना की गतिशीलता को समझकर व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश को अधिक आत्म जागरूक और प्रामाणिकता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। नकारात्मक विचार पैटर्न, जैसे एक ही नकारात्मक विचारों के बारे में बार बार सोचना या सबसे खराब परिणाम की उम्मीद करना, खुशी में बाधा डालता है। पूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म भी हमें दुखी करता है। हम स्वयं के लिए अत्यधिक उच्च मानक यानी हाई स्टैंडर्ड स्थापित करते हैं, जिससे हमें दीर्घकालिक असंतोष और चिंता हो जाती है। यह किसी भी उपलब्धि में संतुष्टि और खुशी को अनुभव करने में एक बड़ी बाधा होता है। दूसरों से अपनी तुलना करना और उनकी उपलब्धियों या संपत्ति से ईर्ष्या महसूस करना हमारे अंदर अपर्याप्तता की भावना पैदा कर देता है। वहीं जीवन के सकारात्मक पहलुओं की सराहना करने और स्वीकार करने में असफल होने से निरंतर असंतोष की भावना और संतुष्टि की कमी हो जाती है। भविष्य की चिंता भी हमें वर्तमान समय का पूरी तरह से आनंद लेने से रोक देती है। हमारे पिछले कुछ अनुभवों से बना दर्द भी खुशी के रास्ते में इमोशनल डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। स्वयं के प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक होना आत्मसम्मान को कमज़ोर कर सकता है और वास्तविक सुख का अनुभव करना कठिन बना सकता है। कोई द्वेष, नाराज़गी या पिछले पछतावे को मन में रखना भी खुशी और संतुष्टि का अनुभव करने में एक बड़ी बाधा हो सकती है। जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके समग्र कल्याण के लिए दूसरों के साथ सार्थक संबंध आवश्यक है। इसीलिए अलगाव और अकेलापन भी दुख की भावनाओं में योगदान कर सकता है। मनुष्य के लिए काम, व्यक्तिगत जीवन और अपनी देखभाल के बीच संतुलन की कमी से लॉन्ग टर्म स्ट्रेस यानी तनाव हो सकता है, जिससे व्यक्ति की खुशी का अनुभव करने की क्षमता में बाधा आ जाती है। आज की वीडियो से हमने यह जाना है कि खुशी एक जटिल और गहरी व्यक्तिगत यात्रा है। इसमें भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तत्वों की एक श्रृंखला शामिल है।
खुशी को समझना और उसका पोषण करना एक ऐसा प्रयास है जिसमें आत्मचिंतन, लचीलापन और जीवन की जटिलताओं से जुड़ने की इच्छा शामिल है। अतः सुख एक पोषित और वांछित भावना है जिसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, यह पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के बारे में। हालांकि खुशी की राह चुनौतियों और मनोवैज्ञानिक बाधाओं से भरी हो सकती है, लेकिन इसकी प्रकृति को समझने के लिए किसी पेशेवर मनोवैज्ञानिक से मदद लेकर एक खुशहाल जीवन और संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है। इसलिए चाहे आपको साधारण खुशियों में सुख मिले या भव्य महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में, याद रखें कि यह यात्रा करने लायक है और आपकी मेंटल वेलबींग मायने रखती है। अपने अगले वीडियो में हम तनाव और चिंता को समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि आज की तेज तर्रार दुनिया में तनाव और चिंता हमारे जीवन साथी बन गए हैं। इसलिए हम तनाव और चिंता पर अपने अगले वीडियो के साथ वापस आएंगे। इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में।